Today I am going to discuss an important topic of microbiology, that is sterilization and disinfection. इन दोनों में सबसे पहले कि डिफरेंस क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन क्या है. स्टेरिलाइजेशन मीन्स द कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. माइक्रोऑर्गेनिज्म मीन्स वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड फंगस including their spores. Bacteria forms spores, so including their spores यानी 5 items हो गए: वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, fungus and spores. That is complete destruction of these all 5 things, that is called sterilization. So sterilization यानी complete removal or destruction of bacteria, virus, fungus, parasites including their spores. So if we will just read simply, the definition of sterilization is as the process. Sterilization is the process by which an article or a surface or a medium is freed from all organism, living organism, either their vegetative forms or spore forms. So this is sterilization यानी complete destruction, complete absence of microorganism. Then disinfection एक टर्म है. ये क्या होता है? Disinfection means the complete destruction of organisms but not spores. इसमें spores destroy नहीं होते हैं और जो ये 5 items हैं, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड फंगस, ये इतने मिनिमाइज हो जाते हैं जो फर्दर इन्फेक्शन नहीं कर सकते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड डिसइंफेक्शन. तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि उसमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है और इसमें डिसइंफेक्शन में ये स्पोरिसाइडल नहीं होता है. फिर एक टर्म है, दैट इज़ द डिफिनीशन ऑफ बोथ स्टेरिलाइजेशन एंड definition यानी complete absence of microorganisms, and in disinfection all organisms may not be killed but reduce at the level that no longer harmful to health. Then we will go to discuss about the antiseptic. This is a new term. Antiseptics क्या होते हैं? That is the chemicals which can safely applied on the skin and are used to prevent the infection by inhibiting the growth or by destroying them. So ये chemicals जो हैं वो स्किन पर अप्लाई, ह्यूमन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं. That is the antiseptic to check the growth or destroy them, all the microorganisms. That is antiseptics. Then the next term is bactericidal. Bactericidal agents क्या होते हैं? Which are able to kill the bacteria completely, यानी like iodine, halogens, formaldehyde and chloroform, alcohol, these are bactericidal. Then another term, bacteriostatic. Bacteriostatic agents which are only prevent the multiplication of bacteria and then may remain, bacteria can be remain live but minimize and check the multiplication बट कैन नॉट किल, यानी इसमें कम्प्लीटली किल नहीं होते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन को के लिए ये रोक देता है. दैट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक. इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड, डिटर्जेंट, सोप्स एक्सेट्रा. तो दीज आर द न्यू टर्म्स. नाउ वी विल गो टू द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन. स्टेरिलाइजेशन के लिए दो पार्ट में बांटा गया है. इसमें फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स. फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करेंगे. फिजिकल मेथड्स में सनलाइट, हीट में फिर ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, देन ओजोन, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन. देन केमिकल मेथड्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनॉल्स, हेलोजेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉल्ट, सरफेस एक्टिव एजेंट, डाइज एंड वेपर phase disinfectants. So first we will go to discuss about the heat. हीट से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं. सनलाइट. जो सनलाइट है वो एक्चुअली नेचुरल प्रोसेस है. सनलाइट कैसे स्टेरिलाइज करता है? सनलाइट
किसी भी बैक्टीरिया, पैरासाइट और वायरस, फंगस को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए। अगर किसी सरफेस से वाटर और पानी ड्राई हो जाएगा तो ये बैक्टीरिया और इन एजेंट्स को ग्रो करने से, मल्टीप्लाई करने से या तो चेक हो जाएगा। तो सनलाइट क्या करता है, किसी चीज़ को ड्राई कर देता है। तो इस तरह से ये स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में ये पार्ट लेता है, लेकिन हम अपनी लैब में सनलाइट नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओनली नेचुरल प्रोसेस है। इट कैन बी हैपन इन द पॉन्ड्स, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज़। और सनलाइट जो है मोस्टली बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी कम होती है इसमें, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है ये। द प्रोसेस अप्रिसिएबल बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टरलाइजेशन, दैट इज़ नेचुरल कंडीशंस। इन नेचुरल कंडीशंस में ये मोस्टली ड्राइंग जो है वो ये सनलाइट में ड्राइंग होने की वजह से ये किल हो जाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस ये फर्दर ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया सनलाइट। अब हम लोग आएंगे हीट पे। हीट को क्लासिफाई किया गया है ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, दो पार्ट में। देन ड्राई हीट में क्या है, रेड हॉट या रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसनरेशन, हॉट एयर ओवन। एंड मॉइस्ट हीट के अंदर क्या है, मॉइस्ट हीट में बिलो 100, एट द 100 डिग्री एंड अबव 100 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग ड्राई हीट स्टडी करेंगे। ड्राई हीट क्या है, ड्राई हीट में रेड हीट या रेड हॉट हीट या रेड हॉट। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट्स हेल्ड्स ऑन द फ्लेम ऑन बुनसेन बर्नर टिल दे बिकम रेड हॉट। कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो है जैसे आयरन से या प्लेटिनम से या नाइक्रोम से बना हुआ, जैसे कि लूप्स, फॉरसेप्स आदि, हम लोग क्या करते हैं, इसको जा कर के बुनसेन बर्नर में हीट करते हैं और हीट करते हैं जब तक रेड हॉट नहीं हो जाता है तब तक हम उसको हीट करते हैं। सो द इनोकुलेटिंग लूप्स, फॉरसेप्स, टिप्स ऑफ फॉरसेप एंड इनोकुलेटिंग वायर्स, नीडल्स, इन सारी चीज़ों को बुनसेन बर्नर में टिल दे बिकम रेड हॉट टू स्टरलाइज देम। तो इसमें मोस्टली यही है, जब तक रेड हॉट नहीं हो जाता है तब तक इसको हम उसमें हीट करते हैं। रेड हॉट होने के बाद में वो स्टरलाइज हो जाता है। रेड हॉट होने के बाद यानी ये आर्टिकल्स इसमें स्टेराइल हो जाएगा और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बचेगा। दैट इज़ द रेड हीट और रेड हॉट। नेक्स्ट है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में हम क्या करते हैं, बुनसेन बर्नर के सामने हम कुछ ऑब्जेक्ट्स लेकर के जाते हैं, जैसे ग्लास स्लाइड्स, स्कैल्पेल, माउथ ऑफ द कल्चर बॉटल। जब हम लोग कल्चर करते हैं तो उसका लिड खोलना पड़ता है, उसको माउथ को हम लोग फ्लेम के ऊपर से पास करते हैं, यानी टू स्टरलाइज, फ्लेमिंग के थ्रू स्टरलाइज करने के लिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स आर पास थ्रू द बुनसेन फ्लेम विदाउट अलाउिंग देम बिकम रेड हॉट। रेड हॉट की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट हम पास करते हैं उसके ऊपर से few times, यानी we could pass few times through the flame without allowing them become red hot. Article can also be first dipped in alcohol. कई बार हम लोग इसमें डिप कर लेते हैं, जैसे फॉरसिप है, फॉरसिप को अल्कोहल में डिप किया एंड देन पास आउट फ्रॉम द फ्लेम। देन वो उसमें थोड़ा सा बर्न होगा और पास होगा, तो ये इसमें से जो भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट होंगे इंक्लूडिंग स्पोर्स, दे बर्न ऑफ हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे इंसिनरेशन। hot air oven, it is a very important method of sterilization in the dry heat. Most widely used method of sterilization by dry heat. Methods controlled application of dry heat is an widely used method.
It is used to sterilize glasswares, all glass syringes, petri dishes, यानी glass petri dishes, flasks, pipettes, forceps, scissors, etc. Also used for the sterilization of dry material sealed in the container as a powder, fats, oils, grease, etc. Petroleum jellies. These materials are impermeable to moisture, so they should be स्टरलाइज इन स्मॉल लॉट्स, यानी छोटे पैकेट्स में करना चाहिए, बहुत बल्क में नहीं रखना चाहिए. नॉट एक्सीडेड इन 10 grams और शैलो लेयर्स ऑफ एन इंच डेप्थ. फॉर ग्रीसी सब्सटेंसेज holding time, temperature holding time should be increased. Oven is a heated electrically with an heating element lining with the wall of chamber, and there should be a fan to ensure even distribution of air, and should not be overheated. Material should be arranged in a manner which the air allows to flow free circulation of air between them. Wet glass is liable to crack, so it should be avoided. कभी भी इसके अंदर कोई भी वेट मटेरियल, वेट ग्लासवेयर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो क्रैक होने का डर रहता है. बिफोर स्टरलाइजेशन, प्लग द टेस्ट ट्यूब्स, फ्लास्क, कॉटन वूल स्टॉपर्स, pipettes, etc. should be wrapped in brown paper and sterilized in metal cans. Metal cans can be substituted for cotton papers. इसमें जो फ़ैन लगा हुआ होता है वो जो हीटेड एयर होती है उसको इवनली सर्कुलेट करता है, और मटेरियल इसमें जो भी रखते हैं, फ्लास्क, जितने भी ग्लास मटेरियल, पैट्री डिशेस, वो इस मैनर में रखना चाहिए जिसमें उनके बीच में एयर प्रॉपरली सर्कुलेट हो सके, सो दैट दे कैन बी स्टरलाइज वेरी वेल. और इसमें क्या होता है, एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो डिफरेंट टेम्परेचर पे हम चला सकते हैं इसको. चैम्बर वी कैन रन ऑन द चोजन चैम्बर, चोजन टेम्परेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए जो होल्डिंग टाइम है वो 160 डिग्री फॉर 2 hours होल्डिंग टाइम है. ये नॉर्मली इसी पे चलाया जाता है, ये 160 डिग्री फॉर. लेकिन अगर आपको जल्दी चाहिए 2 घंटे, तो कभी ऐसा भी होता है कि उससे पहले हमें चाहिए मटेरियल, इसमें जो भी स्टरलाइज किया गया है, जैसे पैट्री डिशेस है, पोरिंग के लिए चाहिए, या ग्लासवेयर्स हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो टाइम हाफ हो जाएगा. यानी अगर 160 से 170 डिग्री अगर इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम 2 hours से 1 hour रह जाएगा. यानी 1 hour में आपको मिल जाएगा ये 170 डिग्री पे. और अगर इसी को 180 डिग्री कर देंगे तो 30 मिनट्स में ही आपका स्टराइल हो जाएगा. यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसका टाइम, जो होल्डिंग टाइम है, वो डिक्रीज़ हो जा रहा है. तो ये टेम्परेचर याद रखने की चीज़ें हैं कि 160 डिग्री फॉर 2 hours, 170 डिग्री फॉर 1 hour एंड 180 डिग्री फॉर 30 मिनट्स. और इसमें जब इसको ऑन कर देते हैं, टेम्परेचर आने के बाद में जो होल्डिंग टाइम पूरा हो जाए, तो इसको ऑफ़ करने के बाद ऑल ऑफ सडन नहीं खोला जाता है, क्योंकि अगर ऑल ऑफ सडन आपने खोला तो ग्लासवेयर क्रैक होने का डर रहता है, क्योंकि उसमें कूल एयर अचानक से उसके अंदर जाएगी और फिर दोनों जो ग्लासवेयर्स हैं वो क्रैक हो जाते हैं. तो इट मस्ट बी, शुड बी ग्रेट केयर इन द ओपनिंग. जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक इसको खोला नहीं जाता है. इवन मस्ट बी अलाउड टू कूल बिफोर द डोर इज़ ओपन, सिंस द ग्लासवेयर मे गेट क्रैक्ड ऑन सडनली कूलिंग. अचानक से ठंडा करेंगे तो ये जो है वो क्रैक होने का डर रहता है. तो जितना भी ग्लास मटेरियल है इसको कूल होने के बाद में ही निकालना चाहिए. फिर इसके यूजेस क्या हैं ग्लासवेयर्स, लाइक जैसे पहले बताया, ग्लास सिरिंजेस, पैट्री डिशेस, फ्लास्क, पिपेट्स एंड टेस्ट ट्यूब्स. फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्कैल्पेल, सीजर, फॉर्सेप्स,
ये भी हॉट एयर ओवन में स्टेराइल हो जाते हैं। देन केमिकल, जैसे पहले बताया हमने, ऑयली फ्लूइड सच एज लिक्विड पैराफिन, फैट्स, ग्रीस और डस्टिंग एजेंट्स। तो सबसे ड्राई हीट में सबसे इम्पॉर्टेंट और अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट ये वाला मेथड है। देन इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेराइजेशन कंट्रोल। अगर मैंने इसमें डाला कोई भी, हमें कैसे पता लगेगा ये फुल्ली जो है वो स्टेराइल हो गया है? तो उसके लिए कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल्स मतलब कोई मटेरियल है, डबल श्योर होना चाहिए। कई बार अंदर चैम्बर में टेम्परेचर कम रहा, एलिमेंट ख़राब हो गया या एयर प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हुई, तो से स्टेराइल कंप्लीट नहीं भी हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए हम ये दो कंट्रोल यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। बायोलॉजिकल कंट्रोल में स्पोर्स, ये एक स्पीशीज़ है बेसिलस सेटिलिस और सब स्पीशीज़ नाइगर। इसकी स्पीशीज़ जो है वो पाउडर फॉर्म में होता है। ये उसको इसमें रख देते हैं और हम जब बाहर निकालते हैं तो वो ये स्पोर्स, इसको अगर हम फर्दर कल्चर करके देखेंगे तो ये ग्रो नहीं होगा, ये वेजिटेटिव फॉर्म में नहीं आएगा। इट मीन्स कम्प्लीटली किल हो गया है, स्पोर्स सारे डेड हो चुके हैं। इसको इस तरह से हम लोग जो है उसमें एक पैकेट रख देते हैं इस बायोलॉजिकल कंट्रोल का, यानी बेसिलस सेटिलिस सब ग्रुप नाइजर का, और हम बाद में चेक कर लेते हैं उसी के साथ निकाल करके कि इसमें से कोई भी स्पोर्स जर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। अगर जर्मिनेट हो रहा है तो फिर इसका मतलब कम्प्लीटली ये स्टेराइल नहीं हुआ है। देन केमिकल इंडिकेटर है ब्राउनीज ट्यूब। ये ब्राउनीज ट्यूब नंबर 3 कंटेनिंग रेड, सबसे पहले इसकी रेड होती है, देन ब्राउन, देन डार्क ब्राउन, देन वेरी डार्क ब्राउन, देन ग्रीन। तो इसमें अगर ये ट्यूब्स की एक सीरीज़ रख दी जाती है, एक ट्यूब रख देते हैं हम इसमें, इस ट्यूब्स का कलर अगर हम स्टेराइजेशन कंप्लीट होने के बाद में रेड से ग्रीन हो गया, देन इट मीन्स कम्प्लीटली स्टेराइल हो गया है मटेरियल हमारा। कंटेनिंग रेड सोल्यूशन इंसर्टेड इन ईच लोड एंड कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ग्रीन। यानी रेड पहले जब हल्का हल्का गर्म होना शुरू होता है तो ये ब्राउन होता है, देन ऐसे डार्क ब्राउन, देन उसके बाद में वेरी डार्क, उसके बाद में ये ग्रीन कलर हो जाता है। ग्रीन कलर मीन्स फुल्ली 160 डिग्री अगर हमने रखा 2 आवर्स के लिए तो ये ग्रीन हो जाएगा। देन वी हैव टू रीड द रेड टू ग्रीन, ऑब्जर्व द विच इंडिकेट्स प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन। तो ये इसका कंट्रोल है, हॉट एयर ओवन के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट हॉट एयर ओवन। नाउ वी विल गो फॉर द पाश्चराइजेशन। Discuss about the moist heat. Moist heat means first of all below 100 डिग्री। इसका पहला एग्जांपल है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में क्या होता है, जैसे हम लोगों को पता है मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, पास्चराइजेशन में मिल्क है, तो इसमें सबसे पहले यानी बेस्ट एग्जांपल द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन इज मिल्क। टेम्परेचर एम्प्लॉयड इज आइदर 63 degree to 66 degree for 30 minutes. That is the Holder method. So first of all we will discuss about it kills nearly 90% of the bacteria, but it not kills spores. Spores इसमें किल नहीं होते हैं। और एक बैक्टीरिया है कोएक्सिला बर्नेटाई, ये भी किल नहीं होता है। कोएक्सिला बर्नेटाई एंड बैक्टीरियल स्पोर्स विल नॉट किल। सो इसमें दो मेथड्स हैं। सबसे पहले होल्डर मेथड। होल्डर मेथड में क्या है, 63 to 66 डिग्री फॉर हाफ एन आवर। अगर इसको मिल्क को हमें पाश्चराइज करना है तो 63 डिग्री से लेकर के 66 डिग्री तक हम हाफ एन आवर तक इसको हीट करेंगे तो ये स्टेराइल हो जाएगा, यानी पाश्चराइज हो जाएगा मिल्क। देन अगर इसको हम 72 डिग्री 9 डिग्री अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, 63 से 72 डिग्री कर दें तो 20 to 30 सेकेंड्स ओनली चाहिए। यानी सम बुक्स सेज 15 to 20, some says 20 to 30, but it is in the seconds, not in the minute. That is flash method. यानी होल्डर मेथड एंड फ्लैश मेथड ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है अदर बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। बाय दीज प्रोसेस ऑल नॉन स्पोर्स पैथोजन, जैसे मैंने बताया, सच एज माइकोबैक्टीरिया, साल्मोनेला आर डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिस्ट्रॉयड spores and Coaxilla burnetii, that is pasteurization.
इसका मेन जो याद करने की चीज़ है वो मेथड्स, होल्डर मेथड्स एंड फ्लैश मेथड्स। फिर इसके लिए एग्जांपल्स, मोस्टली मिल्क के लिए इस्तेमाल होता है ये। और इसमें जो ये एक एक्सेप्शन है कोएक्सिला बर्निटाई एंड बैक्टीरियल स्पोर्स। तो ये बहुत पॉपुलर मेथड है और अक्सर पूछा जाता है ये एग्ज़ाम्स में। नाउ वी विल गो टू द इंस्पेसेशन। इंस्पेसेशन क्या चीज़ है, ये भी मॉइस्ट हीट में, दैट इज़ इंस्पेसेशन। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं कि क्या कहते हैं, मॉइस्ट हीट बिलो 100 डिग्री। तो उसका दूसरा एग्जांपल है इंस्पेसेशन। इंस्पेसेशन में क्या है, दैट इज़ ये भी एक चैम्बर होता है और इसमें ऐसे मटेरियल्स जो है वो हम स्टेराइल करते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा हीट नहीं कर सकते, यानी 100 डिग्री से ज़्यादा हीट नहीं कर सकते हैं, 100 के नीचे ही रखना है। दैट इज़ एग्जांपल फॉर द सीरम, एग्जांपल इज सीरम और एग मीडिया सच एज एलजे मीडिया, लोस्टेन जेंसन मीडिया, लोफलर सीरम। ये मोस्टली स्टेराइल किए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो हीटिंग टेम्परेचर है वो 80 to 85 डिग्री टेम्परेचर है फॉर हाफ एन आवर, बट इन 3 कंसेक्यूटिव डेज। 3 कंसेक्यूटिव डेज मतलब फर्स्ट डे हाफ एन आवर, सेकेंड डे हाफ एन आवर, देन थर्ड डे हाफ एन आवर। इसमें फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे क्यों है, क्यों नहीं हम पूरा 1.5 घंटे एक ही दिन रख दें, लेकिन नहीं रख सकते इसमें, क्योंकि फर्स्ट डे में क्या होता है, जो वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ द बैक्टीरिया होता है दैट विल किल, देन the spores will not kill first day, then the spores will germinate, and then again we will keep half an hour for 80 to 85 degree next day, then all the germinated spores will be killed। फिर भी अगर कुछ स्पोर्ट्स रह गए हैं तो थर्ड कंसेक्यूटिव डे में किया जाएगा, जिससे कि ऑल स्पोर्ट्स जर्मिनेट होकर के ये किल हो जाएंगे और ये मटेरियल स्टेराइल हो जाएंगे। इन मटेरियल्स को हाई टेम्परेचर में नहीं कर सकते क्योंकि मीडिया डिटोरिएट हो जाता है। एलजी मीडिया से एग मीडियम है, सीरम है और लोफलर सीरम है और क्या कहते हैं सीरम है या एग मीडिया है, ये सारा डिटोरिएट हो सकता है। इसलिए हम इसको लो टेम्परेचर पे 3 कंसेक्यूटिव डेज करते हैं। Bath is another method for sterilization, moist heat below 100 degree। यानी bacterial vaccines are sterilized in a special vaccine bath at 60 degree for 1 hour। तो इसमें एक चैम्बर होता है, जस्ट इसमें जो वैक्सीन्स होती हैं उनकी वायल्स को उसको जो है उसमें डाल दिया जाता है और इसका टेम्परेचर अप्लाई करते हैं 60 डिग्री फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए। उसके बाद 1 घंटे के बाद में उसको निकाल करके ड्राई कर लिया जाता है और ये बहुत रेयर यूज़ होता है, ओनली फॉर वैक्सीन्स। तो वैक्सीन बाथ भी एक मेथड है बिलो 100 डिग्री इन द मॉइस्ट हीट। देन वी विल गो टू बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स एट 100 डिग्री, एट 100 डिग्री। उसमें मैंने 3 ये बताए थे, बिलो 100, एट 100 एंड अबव 100 डिग्री। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री फॉर 10 to 30 मिनट्स may kill most of the vegetative forms, but spores will stand for considerable time। स्पोर्ट्स इसमें जो है वो नहीं डिस्ट्रॉय होते हैं, नहीं किल होते हैं। और ये मेथड क्रूड मेथड है, बट नॉट रिकमेंडेड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर यूज़ फॉर द सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। इसमें 100% इंश्योर नहीं होता है, डज नॉट इंश्योर कम्प्लीटली स्टेराइल एंड सम स्पोर्ट्स आर नॉट स्टेलाइज। सो ये भी मेथड्स, इस मेथड्स में क्या होता है, जैसे वायरस, जैसे हेपेटाइटिस या HIV या अदर वायरसेस आर नॉट डिस्ट्रॉयड, नॉट किल्ड। सो बहुत कम इसका यूज़ किया जाता है
लेकिन ये भी एक मेथड है जो एट 100 डिग्री पर यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इससे मिलता जुलता एक मेथड हमने अभी पढ़ा है। देखिए अभी हम इसको बताते हैं तो समझ जाएंगे आप लोग कौन सा मेथड है। सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है, वो याद रखने की चीज़ है। टिंडलाइजेशन मीन्स स्टीम एट 100 डिग्री फॉर 20 मिनट्स और 3 कंसेक्यूटिव डेज ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज के लिए हमने अभी इसमें एक मेथड बताया था पीछे। कौन सा था वो? इंस्पेसेशन और टिंडलाइजेशन में अभी डिफरेंस बताते हैं। इसका पहले प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट एक्सपोजर विल किल, यानी 3 कंसेक्यूटिव डेज इसमें भी रखना है, लेकिन उसमें हम 80 डिग्री पे रखते थे, 80 to 85 डिग्री पे। इसमें रखेंगे 100 डिग्री पे। तो फर्स्ट एक्सपोजर विल किल ऑल द वेजिटेटिव फॉर्म्स एज देयर in the inspisation. In the interval between the heating, the remaining spores germinate into vegetative forms which are killed on subsequent heating, यानी नेक्स्ट डे, उसके बाद एक नेक्स्ट डे और, यानी 3 कंसेक्यूटिव डेज में जो स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे वो हम उनको जो है वो सेकेंड एंड थर्ड कंसेक्यूटिव हीटिंग में किल कर देंगे। तो ये टिंडलाइजेशन एट 100 डिग्री पर है। टिंडलाइजेशन ये याद रखने की चीज़ है कि इंस्पेसेशन और टिंडलाइजेशन में डिफरेंस पूछा जाता है। इसके लिए भी इंस्टॉलेशन ऐसे मटेरियल का करते हैं जैसे एग, सीरम और शुगर कंटेनिंग मटेरियल। कुछ शुगर होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हीट नहीं कर सकते हैं, डिटोरिएट हो जाते हैं। मीडिया विच आर डैमेज एट हाई टेम्परेचर ऑफ ऑटोक्लेव, इन ऑटोक्लेव में ये वाले मटेरियल्स को नहीं ऑटोक्लेव कर सकते हैं, तो टिंडलाइजेशन यूज़ करते हैं एट 100 डिग्री। और अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव है, 100 पे भी नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए इंस्पेसेशन के लिए यूज़ होता है। तो टिंडलाइजेशन ये एट 100 डिग्री वाला ये एक मेथड है। उसके बाद हम लोग आएंगे एबव 100 डिग्री। एबव 100 डिग्री मीन्स जैसे स्टीम स्टलाइज़र, ये भी 100 डिग्री पर होता है। ये भी एक मेथड है स्टीम स्टलाइज़र। स्टीम स्टलाइज़र में क्या करते हैं? स्टीम स्टलाइज़र एट 100 डिग्री फॉर 90 मिनट्स। इसमें क्या होता है, जैसे चैम्बर दिख रहा है, इसमें ये परफोरेटेड शेल्फ होता है, नीचे से पानी को हीट करेंगे हम बर्नर से तो स्टीम बनती है, और यहाँ पर ऊपर हम मटेरियल को रख देते हैं। ऊपर से ये मेटल टैंक से कवर्ड होता है जिसमें कि स्टलाइजेशन इस चैम्बर में अपने मटेरियल जो स्टलाइज करने के लिए यूज़ करेंगे वो रख देंगे। और आर्टिकल इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इसमें वो वाले सिर्फ मटेरियल हम यूज़ करेंगे जो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे अभी पहले हमने बताया कि कुछ शुगर्स होते हैं या एग बेस मीडियम या सीरम बेस मीडियम, उनको इसमें स्टेराइल कर सकते हैं। Articles are kept on a perforated tray through which the steam can pass. Most of the vegetative forms are killed by this method, but not spores and एक बैक्टीरिया, जो वो वाले बैक्टीरिया, दो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, थर्मोफाइल्स, यानी जो हाई टेम्परेचर पर ग्रो होते हैं, वो वाले बैक्टीरिया नहीं किल होते हैं। तो यानी कंप्लीट स्टलाइजेशन इसमें नहीं होता है स्टीम स्टलाइज़र में, और स्पोर्स भी रह जाते हैं, थर्मोफाइल्स भी रह जाते हैं इसमें, जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हैं। सो मीडिया विच आर डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर, जैसा मैंने बताया, उसको यूज़ करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ होता है। ये भी एक एट 100 डिग्री पर फॉर 90 डेज़ वाला है, 100 डिग्री पर है। उसके बाद फिर ऑटोक्लेव, जो कि अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है ये। इज़ द अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट मेथड। स्टीम अंडर प्रेशर, ऑटोक्लेव, टेम्परेचर एबव 100 डिग्री। इस मेथड से स्टरलाइजेशन सबसे ज़्यादा किया जाता है लैब्स में। ये एक तरह का मॉडिफाइड कुकर, प्रेशर कुकर होता है। जैसे प्रेशर कुकर में हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर उसका मोर देन 100 चला जाता है, उसी तरह से इसका भी प्रिंसिपल है। मोस्टली इसमें हम टेम्परेचर 121 डिग्री
एंड चैम्बर का जो प्रेशर होता है वो 15 पाउंड पर psi एंड होल्डिंग टाइम इज़ 15 मिनट्स। इसमें होता क्या है, ये एक चैम्बर होता है, ऐसे प्रेशर चैम्बर है, नीचे से हम लोग जो है वाटर को हीट कर करा जाता है तो स्टीम बनना शुरू होती है चैम्बर में, और इस चैम्बर में हम लोड करते हैं मटेरियल जो हमें स्टेराइल करना होता है। देन ऊपर से एक हमें प्रेशर गेज होता है, प्रेशर गेज से हम क्या करते हैं, इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब प्रेशर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर भी इसका बढ़ जाता है। प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल इज़ water boils when the vapor pressure equal to the surrounding pressure. So when the pressure inside the closed vessels increases, the temperature also increases. Saturated steam has the greater, यानी जो saturated steam होती है उसमें penetrating power ज़्यादा होती है. When steam comes contact with the cooler surface, it condenses into water. The condensed water ensure the moist condition, यानी मॉइस्ट कंडीशंस को बनाता है, और फॉर द किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया, यानी माइक्रोब्स हो, जो भी माइक्रोब्स होंगे उनको किल करने के लिए मॉइस्ट हीट ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखती है। इसमें ये तो चैम्बर और ये सब पूरा इसका हो गया, चैम्बर किस तरह का होता है। मेनली इसमें क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल, वाटर बॉयल्स व्हेन इट्स प्रेशर वेपर प्रेशर इक्वल टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रेज्ड, यानी प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको रेज कर देंगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी रेज हो जाएगा। यही इसका मेन प्रिंसिपल है। एट नॉर्मल प्रेशर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, बट व्हेन द प्रेशर इनसाइड द क्लोज वेसल इंक्रीजेज, टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज विच विल बॉयल्स आल्सो इंक्रीजेज, वाटर यानी बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा। स्टीम अबव 100 डिग्री और सेचुरेटेड स्टीम हैज़ बेटर किलिंग, जैसे मैंने बताया। व्हेन द स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद द कूलर सरफेस, इट कंडेंस हो जाता है। इट लिबरेट्स लेटेंट हीट टू द सरफेस, वो लेटेंट हीट जो है वो बैक्टीरिया या किसी भी ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हीट किल द ऑर्गेनिज्म, एंड कंडेंस वाटर प्रोड्यूसेस मॉइस्ट कंडीशन फॉर द किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स present. The process continues till the temperature of the article is raised to that of steam. यानी जब हम 121 डिग्री, ये टेम्परेचर और प्रेशर और ये याद रखने कीजिए, 121 डिग्री टेम्परेचर, 15 पाउंड psi एंड फॉर 15 मिनट्स ये रहता है इसका। 15 मिनट्स के अंदर ये जो है वो स्टेराइल कर देता है पूरा। इसके लिए फिर यूजेस क्या क्या हैं, कल्चर मीडिया, रबर मटेरियल, एप्रन, गाउन्स, ड्रेसिंग्स, ग्लव्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, एक्सेप्ट शार्प इसमें नहीं कर, दैट शार्प्स हम लोग मोस्टली किसमें, हॉट एयर ओवन में यूज़ करते हैं। फॉर ऑल ग्लास सिरिंजेस, ये इसमें लिखा हुआ है, हॉट एयर ओवन इज़ बेटर स्टरलाइजेशन मेथड। फिर जो इसमें रिमेंबर करने की चीज़, मोस्ट ऑफ द कल्चर मीडिया हम लोग ऑटोक्लेव में करते हैं, लेकिन कल्चर मीडिया कंटेनिंग सीरम और एग बेस और शुगर टिंडलाइजेशन या पाश्चराइजेशन इंस्पिसेशन से यूज़ करते हैं हम लोग। इसमें भी उसी तरह से हम लोग कंट्रोल यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल, स्पोर ऑफ बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। इसके स्पोर्स को हम रख देते हैं इमीडिएटली साथ ही में, और जैसे ही हम कंप्लीट हो जाता है निकाल करके इनको कल्चर करके इनका जर्मिनेशन देख लेते हैं। अगर नहीं जर्मिनेट होते हैं इट मीन्स कम्प्लीटली स्टेराइल एंड ब्राउनिश ट्यूब, वही फ्रॉम रेड टू ग्रीन, इतने 121 डिग्री और 15 मिनट्स में ये रेड से ग्रीन हो जाता है। दैट इज़, अगर ऐसा हो गया है तो दिस इज़ द कंट्रोल इंडिकेट्स कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन कंप्लीटेड। तो ये ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जो टेम्परेचर वेरी करता है। मिनिमम होल्डिंग टाइम 3 मिनट्स है, 134 डिग्री 27 पाउंड psi पे फॉर 15 मिनट्स, लेकिन मोस्टली यही यूज़ किया जाता है 121 15 psi एंड
15 minutes, 15 to 20 minutes. That is autoclave sterilization. पढ़ रहे हैं। स्टेरिलाइजेशन में अब हम लोग पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मीन्स वो सब्सटेंसेस हम लोग फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं जिनको हीट मेथड से हम नहीं स्टेरिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके इंग्रेडिएंट्स डिटोरिएट हो जाते हैं और ख़राब हो जाएंगे, इसलिए उनको नहीं यूज़ करते हैं। तो फिल्ट्रेशन यूज़ किया जाता है। फिल्ट्रेशन में सबसे पहले यूज़फुल किस लिए है? एंटीबायोटिक्स, टॉक्सिन्स, सीरा, शुगर, यूरिया, ये सारे मटेरियल्स जो है कल्चर मीडिया में जो यूज़ करते हैं, इनको स्टरलाइज करने के लिए हम फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। जो एफिशिएंट फिल्टर्स जो होते हैं वो एबल टू रिटेन अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज़ नोन एज इंट्रोकोकस, which an average pore size should be 0.22 micron. 0.22 micron याद रखिए। और फिल्ट्रेशन मेथड्स में सिर्फ बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन होता है, वायरस को कोई भी फिल्टर जो है वो फिल्टर नहीं कर पाता है। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फिल्टर्स यूज इन बैक्टीरियोलॉजी और इन हाउस होल्ड्स। सबसे पहले कुछ डेप्थ फिल्टर्स होते हैं। डेप्थ फिल्टर्स में अर्थनवेयर कैंडल फिल्टर या बर्कफील्ड फिल्टर्स भी कहते हैं इनको। देन सिंटर ग्लास फिल्टर एंड सीड्स फिल्टर। देन मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं जिसमें सेलुलोज एंड नाइट्रेट फिल्टर्स हैं। सबसे पहले कैंडल फिल्टर। कैंडल फिल्टर मोस्टली इन 3 ग्रेड्स में आते हैं, कोर्स, इंटरमीडिएट एंड फाइन। दे आर स्टेरिलाइज बाई स्टीमिंग, यानी इन फिल्टर्स को स्टीम से या ऑटोक्लेव से स्टेरिलाइज किया जाता है। देन वी कैन यूज़। दीज आर मेनली हाउस होल्ड यूज़, मीन्स ज़्यादातर इसमें आपके आरओ में और वाटर फिल्टर्स में लगे हुए होते हैं। ये कैंडल शेप के होते हैं, इसलिए कैंडल फिल्टर इनको कहा जाता है। देन ग्लास फिल्टर्स। ग्लास फिल्टर्स जो है वो ये भी डिफरेंट ग्रेड्स में आते हैं, और इनके जो हैं जैसे ग्लास फिल्टर में ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 तक होते हैं। 5 वाला जो ग्रेड है 1 to 2 माइक्रोन तक फ़िल्टर करता है, और ऊपर वाले और ज़्यादा ये कोर्स होते हैं, यानी 90, जैसे ग्रेड 1 है तो ग्रेड 1 में 90 to 150 माइक्रोन फिल्ट्रेशन होगा, यानी कोर्स मटेरियल होगा। इसीलिए से G5 वाला जो ग्रेड 5 है 1 to 2 माइक्रोन होगा। ज़्यादातर बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के लिए ग्रेड 5 यूज़ किया जाता है। देन सिंटर्ड फिल्टर है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर में मोस्टली लैब्स में या जहाँ पर रिसर्च लैब में वहाँ पर भी यूज़ होती हैं ये। देन सीड्स फिल्टर। सीड्स फिल्टर क्या है? ये एस्बेस्टॉस फिल्टर्स होते हैं। इसमें डिफरेंट एस्बेस्टॉस फिल्टर होते हैं, और एस्बेस्टॉस क्या चीज़ है? वो कार्सिनोजेनिक है, इसलिए ये मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए है। लेकिन क्वेश्चंस इस पे आते हैं कि सीड्स फिल्टर्स क्या है, या उसका पिक्चर दिया रहता है, उसमें उसको पहचानना होता है क्या है, लेकिन हम लोग उसमें मोस्टली यूज़ नहीं होता है ये। देन मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर में सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज नाइट्रेट एक टाइप का है और सेलुलोज एसीटेट है। तो मिलीफोर फिल्टर का नाम सुना होगा। ये मिलीफोर फिल्टर्स जो है स्टार, सार्टस एंड वाटमैन्स पेपर जो सुनते हैं ना, ये वही हैं। दीज फिल्टर्स आर माइक्रोपोरस, बहुत महीन महीन से इसमें छेद होते हैं जो कि नेकेड आई से दिखते नहीं है। विच रिटेन देयर सरफेस ऑल पार्टिकल इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लार्जर दैन द साइज ऑफ पोर। ऑफकोर्स पोर्स के साइज से जो भी बड़ा होगा तो वो फिल्टर नहीं होगा, रुक जाएगा उसमें। तो इस वाले में भी 0.22 जो है वो द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है उससे फ़िल्टर नहीं होता है, फ़िल्टर हो करके मतलब रिटेन करता है ये। और इसके फिर यूजेस क्या क्या हैं हम लोग यूजेस देखेंगे। यूजेस में जो वही मैंने बताया, जैसे हीट सेंसिटिव मटेरियल्स मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन में। जो मटेरियल हीट से सेंसिटिव होते हैं, हीट करने से डिटोरिएट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको हम फिल्ट्रेशन, जैसे वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, सीरम, टॉक्सिन्स एंड
शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन हम बहुत सारे मीडिया में यूज़ करते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया में। कुछ जैसे यूरिएज हो गया, यूरिएज को हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, उसको फिल्ट्रेशन करके फिर हमें डाला जाता है उसमें, इसलिए तो ये ऑल अबाउट द फिल्ट्रेशन में एक चीज़ रह गई है, दीज आर द हेपा फिल्टर्स। एक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हेपा फिल्टर्स लिखा हुआ रहता है ऊपर से, या ULPA लिखा रहता है, अल्पा फिल्टर्स। तो ये क्या होते हैं, ये एयर फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं मोस्टली। हेपा फिल्टर मींस हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्ट्रेट। इसमें 99.97% तक एफिकेसी होती है, सबसे ज़्यादा एफिकेसी होती है। लेकिन इसमें भी हम नहीं अगर सेटिस्फाइड हैं और इससे भी ज़्यादा प्योरीफाइड चाहिए तो ULPA यानी अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्ट्रेशन, इसमें 99.999 एफिकेसी है। जो हेपा फिल्टर मोस्टली हमारे लैब्स में यूज़ होते हैं, लेमिनार फ्लो वगैरह जो होती हैं, लेमिनार फ्लो जिसमें हम बैठ करके कल्चर प्लेटिंग करते हैं और क्या कहते हैं, कोई कल्चर जो है प्रोसेस करे जाते हैं सैंपल्स, तो इसमें ये हेपा फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। और उससे भी ज़्यादा ये है ग्रेड 2 या 3 ग्रेड की जो लेमिनार फ्लो होती हैं उसमें ये ULPA यूज़ किया जाता है। फिर इन सब के लिए जो कंट्रोल बैक्टीरिया है वो ब्रेवेंडी मोनास डिमिनुटा, ब्रेवेंडी डोमोनास मिनुटा यूज़ होता है कि ये बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटा माइन्यूट साइज़ का, माइक्रो साइज़ का होता है। इसको एज ए कंट्रोल यूज़ करते हैं। दूसरा जो है सरेशिया भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो ये फिल्ट्रेशन में हेपा फिल्टर और ULPA फिल्टर याद रखने की चीज़ है। स्टेरिलाइजेशन मेथड्स में रेडिएशन, यानी स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन। तो रेडिएशन में सबसे पहले शुरू करने से पहले रेडिएशन के लिए जो कंट्रोल बैक्टीरिया है वो बैसिलस प्यूमिलिस है, ये याद रखें, इसे अक्सर पूछा जाता है रेडिएशन में कंट्रोल बैक्टीरिया कौन सा है, तो बैसिलस प्यूमिलिस। तो रेडिएशन जो है इसको दो पार्ट में बांटा गया है, these are two types of radiation used for the sterilization purposes. Number one is ionizing radiation. Ionizing radiation में कौन कौन से हैं, सबसे पहले आयनाइजिंग रेडिएशन में दिस इज़ कोल्ड रेडिएशन, मतलब इसमें हीट जनरेट नहीं होती है, तो इसलिए इस मेथड्स को अक्सर पूछा जाता है विच इज़ द कोल्ड रेडिएशन मेथड, दैट इज़ आयनाइजेशन रेडिएशन। इट इज़ हाई पेनेट्रेटिंग पावर, यानी बहुत ही हाई पेनेट्रेटिंग पावर होता है, और स्पोरिसाइडल होते हैं, यानी बैक्टीरियल वेजिटेटिव फॉर्म्स को तो किल करता ही है, ये स्पोरिसाइडल भी होता है। देन इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। एक्सरे, कभी एक्सरे के लिए जाते हैं लोग, कभी एक्सरे किसी के ऊपर पड़ती है, अगर एक्सरे करते हैं तो कोई उसमें हीट जनरेट नहीं होती, गर्मी नहीं लगती या गर्म नहीं होता है। इसी तरह से गामा रेज हैं, गामा रेज भी कोल्ड रेडिएशन के का ही मेथड है। देन गामा रेडिएशन में क्या है, इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल सच एज प्लास्टिक सिरिंजेस, स्वैप्स, प्लेट्स, कैथेटर्स, डिस्पोजेबल नीडल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। दीज आर वेरी लीथल, और बहुत ही सॉरी लीथल होती है, and have good regenerating power and penetrates through the plastic and paper wraps। तो ये गामा रेडिएशन यूज़ किया जाता है इसके स्टेरिलाइजेशन के लिए। देन जो गामा रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज जो है वो किस पर इफेक्ट करती हैं, दीज आर वेरी लीथल एंड रेडिएशन इज ड्यू टू द एक्शन ऑन द DNA, जो बैक्टीरियल DNA या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का DNA होता है उस पर अटैक करती हैं, अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल्स। सो देयर इज़ नो इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें हमने जैसे बताया कि इन टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं होता है।
Now we will see the non-ionizing radiation. Non-ionizing radiation में कौन कौन सा है? This is hot radiation. हॉट रेडिएशन मतलब इसमें हीट जनरेट होती है, इसकी जो है पेनिट्रेटिंग पावर भी लो होती है इन कंपेरिजन टू आयनाइजिंग रेडिएशन, एंड बैक्टीरियासाइडल होता है ये, यानी कि इसमें स्पोरिसाइडल नहीं होता है, इसमें स्पोर्स भी नहीं मरते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल्स क्या हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज कैसे एक्ट करती हैं? इंफ्रारेड रेज एज द फॉर्म ऑफ हॉट एयर स्टरलाइजेशन, यानी इसमें जैसे हमने बताया कि आप हीट जनरेट होती है एंड हियर माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर किल्ड बाय द हीट जनरेशन, जिससे हीट जनरेट होती है और उससे ये बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। फिर ये इंफ्रारेड का था। देन यूवी रेज, ये भी लीथल होती हैं और दे आल्सो अटैक्स ऑन द बैक्टीरियल और द माइक्रो ऑर्गेनिम्स डीएनए, तो डीएनए डैमेज कर देती हैं। दीज कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली बाय मरकरी और लैम्प। कभी देखा होगा जो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स होती हैं लैब्स में, उसमें ब्लू लाइट जल रही होती है कभी कभी, जब उसको काम कर चुकते हैं या उसको काम करने से पहले उसको हम लोग ऑन करते हैं कुछ टाइम के लिए कि हमारी कैबिनेट भी स्टरलाइज होनी चाहिए। स्टरलाइज नहीं होगी तो फिर उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस हैं, तो इसलिए जो हम लोग यूज़ करते हैं बायोसेफ्टी कैबिनेट में अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ करते हैं। तो इन दोनों मेथड्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं? यूवी रेज एंड इंफ्रा रेड रेज को ओटी फ्यूमिगेशन के लिए यूज़ होता है एंड बायोसेफ्टी कैबिनेट के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ रेडिएशन। नाउ वी विल गो फॉर द स्टरलाइजेशन मेथड्स में केमिकल मेथड्स में जैसे अल्कोहल, सबसे पहले अल्कोहल हम लेते हैं। तो अल्कोहल में सबसे पहले एथाइल अल्कोहल हमें पता है कि 70% अल्कोहल हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको स्पिरिट भी कहते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, देन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में 70 to 80%। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो थर्मोमीटर और स्टेथोस्कोप के लिए यूज़ करते हैं, इसको स्टरलाइज करने के लिए। मोस्टली एथाइल अल्कोहल जो है वो स्किन सरफेस उसके लिए यूज़ होता है। तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अक्सर पूछा जाता है थर्मोमीटर और स्टेथोस्कोप के लिए। देन एल्डिहाइड्स में मैकेनिज्म क्रॉस लिंकिंग एंड एल्काइलेशन द मॉलिक्यूल्स, ये इसकी मैकेनिज्म होती है, मोड ऑफ एक्शन। तो एल्डिहाइड्स में सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली है क्या? हम देखते हैं कि जैसे पैथोलॉजी लैब में फॉर्मेलिन यूज़ होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली गैस है। तो इस फॉर्मल्डिहाइड गैस को हम लोग ओटी फ्यूमिगेशंस के लिए यूज़ करते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स में यूज़ होता है। एंड फॉर्मेलिन क्या है? उसी का 40% सोल्यूशन है, यानी इस गैस को अगर हम वाटर में पास करें तो इट डिज़ोल्व अप टू 40%, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेलिन, जो कि हम लोग पैथोलॉजिकल सैंपल्स के लिए यूज़ करते हैं फिक्सेशन के लिए। तो ये वहाँ पर पैथोलॉजी में यूज़ होता है फॉर्मेलिन। देन डकरिंग एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? किलिंग ऑफ बैसिलस एंथ्रेसिस स्पोर्स फ्रॉम एनिमल वूल, यानी वूल इंडस्ट्री जो होती है उसमें बैसिलस एंथ्रेसिस को किल करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है, डकरिंग मेथड। देन नेक्स्ट वन इज़ ग्लूट्रेल्डिहाइड, यानी 2.5% इज़ यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये याद रखने की चीज़ है क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। फॉर्मल्डिहाइड फिक्सेटिव यूज़ करते हैं हम किस में? पैथोलॉजिकल सैंपल्स यूज़ करने के लिए, टिश्यू को फिक्स करने के लिए। और ग्लूट्रेल्डिहाइड यूज़ होता है फिक्सेटिव एज ए फिक्सेटिव इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देन ग्लूट्रेल्डिहाइड के इसके और मॉडिफिकेशन देखेंगे। साइडेक्स क्या है? ये ब्रांकोस्कोप, लैरिंगोस्कोप, इनको जो है वो स्टरलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्टिवेटेड बाय एल्काइलेशन, एक्टिव फॉर 14 डेज, ये ओनली 14 डेज़ के लिए ही एक्टिविटी इसकी रहती है, उसके बाद एक्टिव नहीं रहता है। देन ऑर्थोफेथाल्डिहाइड, ओपासाइडेक्स इसको कहते हैं, 0.55% सोल्यूशन इसका। ये सिस्टोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सर्जरी में यूज़ करते हैं।
डॉक्टर्स लोग ये इसको स्टेलाइज करने के लिए यूज़ होता है। नो एक्टिवेशन नीड एंड मोर स्टेबल, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है साइडेक्स से। आर्थोफिथैल्डिहाइड जो है ओपा साइडेक्स के नाम से है, और मोर बैक्टीरियल एक्टिविटी, बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी होती है इसकी। देन केमिकल्स में हम लोग देखेंगे फिनॉल्स। फर्स्ट वी यूज़ एज एंटीसेप्टिक, तो ये एक साइंटिस्ट थे जोसेफ लिस्टर, जिन्होंने सबसे पहले फिनॉल को यूज़ किया एज ए एंटीसेप्टिक। तो ये भी सवाल पूछा जाता है अक्सर कि जोसेफ लिस्टर, ये किसने फिनॉल को सबसे पहले, या कार्बोलिक एसिड दूसरा नाम है फिनॉल का, कार्बोलिक एसिड, इसको जोसेफ लिस्टर ने यूज़ किया था। देन इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर जाता है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है इसको जब इस्तेमाल करते हैं। शार्प इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको स्टेलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। फिनॉल जो है 5% स्टेलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसी के मॉडिफिकेशन। और दूसरे फिनॉल्स हैं जैसे क्रिसोल 1 to 3%, लाइजोल 2 to 5%। तो इनके मॉडिफिकेशन फिनॉल्स के देखिए क्या है, क्लोरहेक्सिडीन प्लस सिट्रामाइड, अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो ये सेवलॉन, हम अक्सर यूज़ करते होंगे घर में, देखते हैं किसी भी जगह में सेवलॉन यूज़ होता है। देन क्लोरहेक्सीफिनॉल दैट इज़ डिटॉल, ये क्लोरहेक्सीफिनॉल जो है ये डिटॉल है, तो ये याद रखने की चीज़ है, और ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। देन हेलोजेंस का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये। इसमें मोस्टली आयोडीन यानी टिंचर आयोडीन है 2% जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर स्किन एंटीसेप्टिक्स, एंड पोविडीन आयोडीन दैट इज़ बिटाडीन या आइडोफोर के नाम से आता है, दैट इज़ एब्जॉर्ब ऑन द न्यूट्रल कैरियर। आयोडीन यानी आयोडीन एब्जॉर्ब ऑन द न्यूट्रल कैरियर, यानी विनाइल रो आयोडीन ये है, इसका मॉडिफिकेशन है। आइडोफोर या बिटाडीन भी है, पोविडीन आयोडीन ये याद रखिए। देन क्लोरीन हम लोग यूज़ करते हैं 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो लैब्स में यूज़ होता है, ब्लड स्पिल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली। अगर लेस दैन 10 सेंटीमीटर का है तो 1% यूज़ करते हैं हम लोग, अगर उससे ज़्यादा का है तो 1% यूज़ करते हैं। लेस दैन 10 वाले सेंटीमीटर के सर्किल में अगर स्पिल है, और 10% यूज़ करते हैं अगर उससे ज़्यादा बड़ा स्पिल है। तो ये हम लोग स्पिलेज और उसके दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये आयोडीन एंड क्लोरीन है ये हेलोजेंस में। देन एक मेथड्स है प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। क्या, ये प्लाज्मा वो सीरम प्लाज्मा वाला प्लाज्मा नहीं, दैट इज़ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर मतलब जैसे सॉलिड लिक्विड गैस बोलते हैं, 3 स्टेट्स होते हैं मैटर्स के, ऐसे ही ये एक फोर्थ स्टेट होता है, दैट इज़ प्लाज्मा स्टेट जिसको बोलते हैं, ऑफ मैटर कंटेनिंग आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। यूवी फोटॉन्स यूज, मोस्टली ये वैक्यूम में यूज़ होता है, एयर या ये नहीं होता है। देन लो टेम्परेचर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकल इज़ प्रेजेंट। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, नो टॉक्सिक नहीं है, एंड शॉर्ट साइकिल है, 75 मिनट्स में ही हो जाता है इसमें। देन यूजेस क्या क्या हैं इसके, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मोस्टली इसके स्टेलाइज किए जाते हैं। इसके लिए ये याद रखने की चीज़ है, कंट्रोल जो बैक्टीरिया यूज़ होता है वो बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस। देन यूजेज इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मोस्टली जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो स्टेलाइज किए जाते हैं, जैसे आर्थोस्कोप, जैसे आर्थो के हड्डी वाले डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं आर्थोस्कोप, यूरियोस्कोप यूरोलॉजी वाले डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। देन दिस इज़ यूजेस यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं इससे। दिस इज़ द प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। नाउ द गैस एथिलीन डाइऑक्साइड, देन माइक्रोबीसाइडल है और स्पोरोसाइडल भी, दोनों है ये, माइक्रोबीसाइडल एंड स्पोरोसाइडल है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके हाईली इन्फ्लेमेबल है,
हाईली इरिटेंट है, यानी स्किन में लग जाए तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, खुजली होती है। हाईली एक्सप्लोसिव है, इट टेक्स 18 to 24 आवर्स, यूजेज प्री पैक्ड सिरिंजेस, यानी जो पहले से पैक्ड सिरिंजेस के पैकेट बड़े बड़े बंडल्स होते हैं उनके यूज़ होता है, और कार्डियो पल्मोनरी मशीन्स के लिए यूज़ करते हैं इसको। कंट्रोल बेसलेस, इसका क्या है, बेसलेस ग्लोबीजी। तो कंट्रोल बेसलाई इसका क्या है, ग्लोबीजी, बेसलेस ग्लोबीजी। नाउ स्टेरिलाइजेशन मेथड में डाइज, तो इसमें जो है मोस्टली एनिलीन डाइज, मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नॉट एक्टिव अगेंस्ट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसमें क्या है एनिलीन डाइज में, क्रिस्टल वायलेट, जेंशियन वायलेट, मेलाकाइट ग्रीन। तो ये वायलेट वाले जो हैं ये दो हैं, स्टेन्स एंड मेलाकाइट ग्रीन, दीज आर द डाइज, एनिलीन डाइज हैं ये। तो इसमें ज़्यादातर ये यूज़ होती हैं क्रिस्टल वायलेट, ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट तो काम करती हैं, लेकिन माइक्रोबैक्टीरिया में ये जेंशियन वायलेट, क्रिस्टल वायलेट और मेलाकाइट ग्रीन ये किल नहीं करती हैं। तो इससे केयरफुल रहिए जब भी काम करिए इसका। एक्रिडीन डाइज हैं, मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, कैन एक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी ऑर्गेनिक वेस्ट। इसमें दो एग्जांपल्स हैं, एक्रीफ्लेविन एंड प्रोफ्लेविन। तो ये 2-3 नाम है इसमें मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो याद रखने की चीज़ है। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेरिलाइजेशन। इसके बाद इसके स्टेरिलाइजेशन पे क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस इसको अच्छे से सुनिए, समझने की कोशिश करिए, उसके बाद में ये फिर इस पे क्वेश्चंस हम डालेंगे।